हेलो नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त प्रभु से खास बात लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमेशा हम ये लाइव करते हैं, लेकिन आज विशेष कारणों से ये रिकॉर्डेड कर रहे हैं। ये एपिसोड है 210 210 एपिसोड है प्रभु से खास बात। हम हर बार सैटरडे को ठीक हाजिर होते हैं 12 बजे, और आज भी हाजिर हैं आपके सामने एक खास सब्जेक्ट लेकर। हाउसिंग सोसाइटी में आए दिन ये सब्जेक्ट बड़ा छाया रहता है, और हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद है एडवोकेट नरेश भाई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सर, हम हमारे प्लेटफॉर्म में आप आ रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से और महासेवा न्यूज की तरफ से, सर, कि लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, ये भी एक पुण्य का काम रहता है। सर, लोग अवेयर होते हैं फ्री में यहाँ पर बैठ के, तो लेकिन जब आपको जरूरत हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी करें, ताकि आपकी जो समस्या है वो आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट रिजॉल्व कर सकता, वो महासेवा की टीम में है। तो तमाम सब्जेक्ट पर, तो एक अहम सब्जेक्ट आज का रेडरसल ऑफ मेंबर्स कंप्लेंट इन सीएचएस। जो हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर्स रहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो मेंबर्स रहते हैं, उनकी जो कंप्लेंट है, उनकी शिकायतें रहती हैं। आए दिन वो शिकायतें वो हाउसिंग सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी सुनती नहीं है, और वो जाते हैं कहाँ पर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डीडीआर, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक मैटर पहुंच जाता है। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या, जबकि नाम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहां से कॉर्पोरेशन नदारद है, तो कहीं ना कहीं ये चीज एक खंत पैदा करती है कि हमारा नाम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वहां पर कॉर्पोरेशन नदारद है। इसलिए मैनेजिंग कमेटी को भी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट, जो चीजें एज पर लॉ लिखी हुई है, वो मेंबर्स को देना चाहिए। उनका अधिकार है लेने का, तो उनको देना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि रेगुलेशन ऑफ मेंबर्स इन कंप्लेंट्स इन सीएचएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एडवोकेट नरेश भाई सर महासेवा से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन में लीड करते हैं, प्रभु एसोसिएट में रमेश प्रभु सर की टीम से एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिटिगेशंस, डीम कन्वेंस, तमाम हाउसिंग सोसाइटी के जो लिटिगेशन इश्यूज होते हैं उसको लीड करते हैं। और बाकायदा हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से, हाई कोर्ट हो या कोऑपरेटिव कोर्ट हो या डिप्टी रजिस्ट्रार, डीडीआर, वहां पर एज ए एडवोकेट अपील करते हैं, उनकी न्याय की आवाज उठाते हैं। ऐसे एडवोकेट नरेश भाई हमारे साथ मौजूद है। काफी सालों का अनुभव है, करीबन 25 साल सर, 20 साल नहीं, 15 साल का 15 साल का अनुभव है। मैंने ज्यादा बोल दिया, 15 साल का अनुभव है, तो एक अच्छा खासा अनुभव है। आज आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बताएंगे कि एज पर लॉ क्या क्या कंप्लेंट्स है जो साधारण मेंबर्स है उनकी, और कैसे वो आवाज बुलंद कर सकता है मैनेजिंग कमेटी के सामने के खिलाफ, और वो कैसे डीडीआर के पास जा सकता है, कैसे कोऑपरेटिव कोर्ट जा सकता है, कैसे वो हाई कोर्ट तक जा सकता है। प्लीज वेलकम एडवोकेट नरेश भाई सर। आज हमारा जो एपिसोड है, ये 4 साल हमारा सर सिलसिला प्रभु से खास बात का, लगातार हम जंप नहीं करते, रिकॉर्डेड करके भी लोगों को परोसते हैं कि आप अवेयर हो, एजुकेट हो। एक संबंध है, एक रिलेशन है, इसलिए ये एक सिलसिला शुरू रहेगा हमेशा। सर प्लीज वेलकम। यस, थैंक यू सुनील शर्मा जी, एंड मैं हर एक वीक्षक का सुस्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है रेड्रेसल ऑफ मेंबर्स कंप्लेंट इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ एक कंप्लेंट्स रहते हैं, या अगर समझो हमारा एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है, या हमारे मुश्किलें हैं। जब एक बिल्डिंग में रहते हैं तो एक पीसफुल लिविंग होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक बाधाएं आती है, तो उसका कंप्लेंट कहाँ पर जा सकता है, तो इसके बारे में आज बायलॉज में दिया है, उसी का मैं आपको डिटेल में आपको चर्चा करके बताऊंगा। जैसा कि समझो आपका कोई भी एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमिटी को ही मेंशन करोगे, कमिटी को ही आप रेफर करोगे। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर है, उनको आप दे सकते हो। अगर हर एक कमिटी मेंबर है, अगर आपके पास जानकारी है कौन कौन कमिटी मेंबर है, तो आप हर एक जन को आपका जो कंप्लेंट रेफर कर सकते हो और उनको सबमिट कर सकते हो। एक बार ये कंप्लेंट चला गया, उसका 15 दिन का अंदर नॉर्मली वेरी नेक्स्ट कमिटी मीटिंग में आपको उसको प्लेस करना है। नॉर्मली अगर समझो ज्यादा ही प्रॉब्लम है, अगर समझो किसी के घर में लीकेज का प्रॉब्लम है, या अगर समझो बिल इशू किया है, उसके अंदर चार्जेस को लेकर के कुछ एक डिस्प्यूट है, बराबर, वो हो सकता है, या कोई और अलग तरह का एक डिस्प्यूट हो सकता है, उसको लेकर के अगर उन्होंने डिस्प्यूट करके एक कंप्लेंट फाइल किया है कमेटी के पास, कमेटी के ऊपर एक बंधन कारक है, 15 दिन के अंदर अपना जो मीटिंग ले लो और 15 दिन के अंदर उनको एक कम्युनिकेट करो, राइट। जो भी एनओसी मिलना चाहिए, लोन लेना चाहते हैं, मॉर्गेज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी,
या अगर समझो कोई भी एक सर्टिफिकेट चाहिए कि हम रहते हैं बिल्डिंग में, हमको एक पासपोर्ट बनाना है, उसके लिए एनओसी दे दो। अलग अलग प्रकार का रिक्वायरमेंट मेंबर्स का रहता है। तो सब रिक्वायरमेंट को आप कोई कमिटी सालों साल अपना मीटिंग बनती नहीं है, या कोई कमिटी मीटिंग होती ही नहीं है और चेयरमैन सेक्रेटरी अकेले साइन करके देते, वो भी एक गुनाह है मेरे नजर में। तो आपको कोई भी अगर समझो कंप्लेंट आ गया, एक रिक्वेस्ट लेटर आ गया, उसका 15 दिन के अंदर कमिटी अपना नेक्स्ट कमिटी मीटिंग में रखो, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करो। अच्छा। कि इनको क्या देना है, कौन रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, इस प्रकार का कोई प्रावधान दिख नहीं रहा है। लेकिन मेरा टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कमिटी मेंबर्स, मैं तो ये बताता हूँ, कोई भी एक लेटर इशू करना है 2 जन साइन करो, ट्रांसपेरेंसी रहने दो, बरोबर, राइट। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का और उसके बेसिस के ऊपर एक रेजोल्यूशन रहना चाहिए। रेजोल्यूशन किसी को अगर मॉर्गेज के लिए देना है, किसी को अगर लोन के लिए देना है, कोई भी कारण होने दो, या अगर समझो रेजिडेंस रहते हैं करके सर्टिफिकेट देना है, कोई भी सर्टिफिकेट इशू करना है, तो उसको एक अपना कमिटी मीटिंग में एक मुद्दा बनाओ, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करो, कौन साइन करेगा, एंड 2 जन को साइन करने का अधिकार दे दो, राइट। ये एक टॉपिक से अलग था, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के था, लेकिन बताना जरूरी था। बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी में मैंने देखा हुआ है जहां पर कोई भी लेटर वगैरह है, अकेले आदमी साइन करके देते हैं, तो दूसरा कमिटी मेंबर को पता नहीं रहता है कभी कभार क्या चल रहा है। इट हैज टू बी साइंड बाय मोर देन 1 पर्सन, राइट। तो 2 जन के ऊपर साइन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 जन 3 जन जो जितना जन साइन करके देना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी सभी को पता है कि हमने ये लेटर इशू किया। इंडिविजुअल व्यक्ति हो, जो सेक्रेटरी हो, उसने अकेले ने तय नहीं किया, तो अगर अकेले ने तय किया है तो फिर पता नहीं चलेगा बाकी का मेंबर को। तो हो सकता है सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट है तो दूसरे मेंबर्स को पता नहीं, तो उस प्रकार से अपना कमेटी चलना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलना चाहिए, सभी को पता रहना चाहिए। तो ये एक इम्प्लीमेंट करते हैं, अनुष्ठान बोलते हैं, बराबर हिंदी में, तो वो करते हैं, तो किसी का नुकसान नहीं होगा। हर एक सोसाइटी अपना इस प्रकार से कर सकते हैं। ये फोन पे नहीं चल पाता है, मिलना जरूरी है कमेटी को। मुझे कमेटी मीटिंग करना चाहिए, फिजिकल बहुत सारे कमेटी का करती है, अपने को टाइम निकालना है, बराबर, फिजिकल मीटिंग आपको करना है, फिजिकल मीटिंग करके आप रेजोल्यूशन पास कीजिए, एंड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल ले लेते हैं कमेटी वाले, राइट। तो उस प्रकार से आप कर सकते हो। सेकेंडली, एक 15 दिन के अंदर समझो जो डिसीजन आ गया, 15 दिन के अंदर सोसाइटी ने मीटिंग लिया, मीटिंग लेके उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन पास करके उनको कम्युनिकेट कर दिया, एंड पर्सन इज अनहैप्पी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं जिस प्रकार से जो सोसाइटी ने मुझे जो रेजोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब मेरा जो क्वेरी का या अगर मेरा कंप्लेंट का एक रेजोल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड किया, मैं हैप्पी नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, तो अगर इफ आई एम स्टिल अग्रीड, मैं अलग अलग वेरियस अथॉरिटी है कायदे के अंदर, तो कौन सा अथॉरिटी के पास कौन सा मैटर जा सकता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो भी कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार है, कोऑपरेटिव कोर्ट है, म्युनिसिपैलिटी है, पुलिस कंप्लेंट हो सकता है, बराबर, फेडरेशन के पास जा सकते हो। अच्छा। ऐसा अलग अलग इंस्टीट्यूशन है या अधिकारियां हैं जहां पर मेरा कंप्लेंट जा सकता है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रार के पास कौन सा कंप्लेंट जा सकता है। समझो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी विथ मिस रिप्रेजेंटेशन, सोसाइटी का आपने स्थापना कर दिया और स्थापना करते समय कहीं ना कहीं आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया और उसके बेसिस के ऊपर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आप सही इंफॉर्मेशन देते थे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, सही इंफॉर्मेशन देते थे तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, आपने मिस इंफॉर्मेशन दे दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसको अगर समझो वापस डी रजिस्टर करना है तो वो अधिकार रजिस्ट्रार के पास है, आप रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकते हो। और अब शायद मुद्दा उठ सकता है कौन रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार बहुत सारे रजिस्ट्रार है, तो आपका जो वार्ड का रजिस्ट्रार है जहां पर ये सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है, उसी रजिस्ट्रार के पास आप कंप्लेंट करोगे। देन नॉन इश्यूएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, नॉर्मली सोसाइटी बन गया तो बायला नंबर 9 बताता है कि आपको 6 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए जिस दिन अलॉटमेंट हुआ, राइट। और या अगर समझो शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, हमने फ्लैट परचेज किया, इसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं है। नॉर्मली हर एक चीज जो है रीजनेबल पीरियड में होना चाहिए। आप सालों साल तक आप पाइल अप करके नहीं रख सकते हो किसी भी प्रकार का कंप्लेंट को, या अगर समझो मेंबर का रिक्वेस्ट को शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है तो आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो, वहां पर कंप्लेंट कर सकते हो और वहां से हियरिंग चली गई और ऑर्डर पास होगा। देन रिफ्यूजल ऑफ मेंबरशिप, एक मेंबरशिप का एप्लीकेशन आता है, वो भले वो नॉमिनेशन के बेसिस के ऊपर हो या जहां पर नॉमिनेशन नहीं था, मेंबर एक्सपायर हो गया, नॉमिनेशन था या नॉमिनेशन नहीं था, ये 2 प्रकार से होते हैं। और तीसरा जो है, अगर समझो सोसाइटी में फ्लैट परचेज किया, गिफ्ट किया, ट्रांसफर हुआ, रिलीज डीड बनाया, अलग अलग प्रकार से होता है।
बराबर। तो अगर मेंबरशिप सोसाइटी में एप्लीकेशन देने के बाद सब पूर्तता करने के बाद जो जितना डॉक्यूमेंट चाहिए वो देने के बावजूद भी अगर मेंबरशिप ग्रांट नहीं होता है तो उस समय पर जो है आप सेक्शन 22 एंड 23 में अलग अलग प्रावधान दिया है, उसके मुताबिक आप रीड विथ बायलॉ नंबर 34 या 35 या 38 ऐसा लिख के आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास कर सकते हो और वहां पर उसका यदि उन्होंने रिफ्यूज किया तो ऑर्डर पास होगा। अच्छा। आपको मेंबरशिप नहीं दिया तो देन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉमिनेशन बाय द सोसाइटी। सोसाइटी को हर एक मेंबर अपना अपना नॉमिनेशन रजिस्टर कर सकता है, बराबर। नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोविजन बायलॉ नंबर 32 में दिया हुआ है कि जैसा कि आपको जिस प्रकार से आपको नॉमिनेशन आ गया, ट्रिप्लिकेट में नॉमिनेशन आता है तो एक रिकॉर्ड सोसाइटी के पास रहता है, इमीडिएटली एक एक्नॉलेजमेंट मेंबर्स को दिया जाता है। सेकंड जो है दूसरा कॉपी आपके पास पड़ी है, आपको एक रेजोल्यूशन पास करके उसके बाद देना चाहिए। अगर सालों साल रेजोल्यूशन ही पास नहीं किया या अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, ऑफ कोर्स आप कमिटी के पास पहले तो आप अपना कंप्लेंट दर्ज करोगे, उसके बाद उन्होंने जो उत्तर दिया या रेजोल्यूशन दिया आपको पसंद नहीं है तो आप रजिस्ट्रार के पास बाकायदा जा सकते हो। वहां पर कोई टाइम लिमिट ऐसा दिया नहीं है, बट आप रीजनेबल टाइम 2 महीना 3 महीने के अंदर नहीं हुआ तो आप अपना केस वहां पर दर्ज कर सकते हो। देन नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर हाउसिंग सोसाइटी में, जहां पर हम लोग सीधा सीधा मेंटेनेंस का 10% लगा देते हैं। नॉर्मली सर्विस चार्ज का हेड का जो है 10% होना चाहिए। अच्छा। सर्विस चार्ज जो अलग बनता है, मेंटेनेंस पूरा हो सकता है 10,000 रुपये, लेकिन उसके अंदर सर्विस चार्ज हमारा सोसाइटी का 2,000 रुपया पर मंथ का। बड़ी सोसाइटी का बात कर रहा हूँ, छोटी सोसाइटी भी होंगी उनका मेंटेनेंस भी कम होगा। अगर 3,000 मेंटेनेंस है मंथली, उसके अंदर 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस से बाकी का जो है अलग अलग पैसा है। तो मुझे जब नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस में लगाना चाहता हूँ तो वो सर्कुलर दिया है 2001 का, जहां तक मुझे याद है 2001 का सर्कुलर है, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली प्रोवाइड किया हुआ है आपका जो सेवा शुल्क है, सर्विस चार्ज है, उसका 10% लगाना चाहिए करके। बट बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी क्या करते हैं, जो टोटल मेंटेनेंस का 10% लगाते हैं और दे देते हैं। तो इस प्रकार का अगर मुद्दा है तो आप रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकते हो। देन डिमांड एक्सेस प्रीमियम फॉर ट्रांसफर। बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी का ऐसा प्रैक्टिस है कि सर्कुलर है, सर्कुलर में प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर आप अलग अलग, अगर नगर परिषद में है तो अलग फीस, म्युनिसिपल काउंसिल है अलग फीस, अगर समझो म्युनिसिपैलिटी है तो उसका अलग फीस, मतलब शेयर ट्रांसफर प्रीमियम मैक्सिमम जो है 25,000 रुपया। बट जहां तक मेरे नजर में आया, बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी जो है अलग अलग नाम से लेती है, वो कहीं ना कहीं कायदे का उल्लंघन करके पैसा लेते हैं। इस प्रकार का मेरा एक व्यू है। और एक्सेस अगर समझो उन्होंने कुछ नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस किया है तो आप रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकते हो। फर्दर आगे बढ़ते हैं। नॉन सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। हर एक मेंबर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए 154B8 में प्रोवाइड किया है कि आप किस प्रकार का डॉक्यूमेंट आप सोसाइटी से हासिल कर सकते हो। एक मेंबर होने के नाते मैं सोसाइटी का मेंटेनेंस भरता हूं और मेरा भी कुछ इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रकार का, कैपिटल ऑफ द सोसाइटी में मेरा भी हक है, तो उस पैसे का किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, खर्चा कहाँ पर हो रहा है, ये भी जानना मेरा एक मतलब एक बैलेंस शीट वगैरह लेना, तो ये भी एक मेरा हक है। राइट। ड्यूटीज ये है कि मुझे टाइम पर सोसाइटी का मेंटेनेंस वगैरह भरना चाहिए और बहुत सारे ड्यूटीज है, राइट। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पाना चाहता हूँ तो मुझे एप्लीकेशन करना चाहिए, और एप्लीकेशन करने के बाद सोसाइटी नहीं देती है तो आप बाकायदा जो है डिप्टी रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकते हो। वहां पर हियरिंग होगा, हियरिंग होने के बाद ऑर्डर पास होगा तो आप वहां से पा सकते। टेम्परिंग, सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। और समझो कोई मिनट्स को टेम्परिंग किया, जो एग्जिस्टिंग मिनट्स को समझो टेम्परिंग करके कुछ और लिख दिया, या अगर समझो सप्रेशन डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एक रिकॉर्ड वगैरह सप्रेशन कर दिया, या अगर समझो कोई डिस्ट्रक्शन कर दिया, राइट, तो ये सब जो है आपके ध्यान में आ गया तो आप रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकते हो, उसका सुनवाई होगी और जो बाकायदा जो है उसका आदेश पारित किया जाएगा और उसके मुताबिक आगे का कार्रवाई किया जाता है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द चेक एनी अदर करेस्पॉन्डेंस बाय द कमिटी। समझो कोई भी एक, आपको अगर समझो आपका 10,000 मेंटेनेंस बाकी है, आप भर नहीं पा रहे हो, या अगर आपका समझो आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो कमेटी आपको ये कंपेल नहीं कर सकती है, नहीं है पूरा का पूरा अमाउंट देना चाहिए, तो आप जो अगर समझो आपको ठीक लगता है, आप उसको ब्रेकअप में देना चाहते हो, मैं पार्ट किस्त में देना चाहता हूं, तो कमेटी को एक्सेप्ट करना चाहिए।
अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसी कारण से वो नॉर्मली चेक एक्सेप्ट नहीं होता है, या ये रीजन, तो आप पोस्ट में भेज सकते हो। पोस्ट में भी रिटर्न आ गया तो उसके बाद आपको जाना चाहिए रजिस्ट्रार के पास, आप कंप्लेंट कर सकते हो, और कंप्लेंट करके वहां से वो एक्सेप्टेंस करना चाहिए। और कमिटी भी जो है फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। अगर कोई भी पोस्ट आ गया, कोई मेंबर की तरफ से कभी कभार एक्सेप्टेंस नहीं किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता है, और इस वजह से वाद विवाद बढ़ते हैं, तो उसको कम करने के लिए आपको हर एक चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज मैं मेंबर हूँ, कमिटी मेंबर हूँ, कल मैं नॉर्मल मेंबर बन सकता हूँ, तो मुझे मेरा ईगो को वही रहना है, सप्रेस करके रखना है, राइट, सप्रेस करके रखना है। एक क्रिकेट टीम की तरह, आज मैं कैप्टन हूँ, कल मैं शायद हो सकता हूँ एक नॉर्मल प्लेयर, तो मुझे जो बात मैं बोलना चाहता हूँ शायद कम्युनिकेट हुआ है, तो मेरा ईगो सप्रेस करके रखना है। एंड मैं कुछ समय के लिए इधर पदाधिकारी हूँ, तो कल जो सामने बैठा हुआ आदमी भी यहाँ पर पदाधिकारी बन सकता है। तो जो कोई भी डिस्प्यूट जो है वो पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से अपने को सबको रेस्पेक्टफुली बात करना है और कायदे के अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। डिस्प्यूट कम करना चाहिए तो रेस्पेक्टफुली बात करो सभी से, और उनको एक चेतावनी दे दो बुला के, उसके बाद लेटर करस्पॉन्डेंस करो, राइट। तो कोई भी कारण की वजह से वो पर्सनलाइज नहीं होगा, आपका जो डिस्प्यूट जो है पर्सनलाइज नहीं होगा। सो दिस इज माय व्यू, और मैं सभी कमिटी को मैं बताता हूँ। देन नॉन एक्सेप्टेंस चेक हो गया, नॉन मेंटेनेंस और इनकम्प्लीट मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स ऑफ द बुक्स ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी का रिकॉर्ड्स है, आई रजिस्टर है, जे रजिस्टर है, या सिंकिंग फंड रजिस्टर है, बराबर, नॉमिनेशन रजिस्टर है, तो मिनट्स बुक है। तो ऐसा सेक्शन बायलॉ नंबर 141 में बहुत सारे रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रजिस्टर है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने का काम जो है कमिटी के ऊपर है, राइट। अगर कमिटी नहीं करती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो और उसको रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के थ्रू डायरेक्शन ले सकते हो। देन नॉन प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। कायदे में आपको एक टाइम लिमिट दिया है कि जुलाई, जैसा आपका कोऑपरेटिव ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च कोऑपरेटिव ईयर बोला जाता है, और उसके बाद 4 महीने के अंदर आपको जो है अकाउंट्स ऑडिट वगैरह क्लियर करना चाहिए। 31 जुलाई 4 महीने का कालावधि दिया है। तो अगर 4 महीने का कालावधि के अंदर अगर हम हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिट को क्लियर नहीं करते हैं तो ये भी एक कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास जा सकता है। आपको कुछ शक जैसा लग रहा था? नहीं, मुझे 4 महीने का जब मैंने पीरियड बताया तो शायद आप थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह आपका चेहरे के ऊपर दिख रहा था। मुझे ये आपने जैसे बोला कि जैसे एजीएम का 31 सितंबर है, एजीएम 30 सितंबर को आप करोगे, लेकिन अकाउंट्स ऑडिट जो है करो वो 4 महीना पहले होना चाहिए। उसका अकाउंट को आपको 31 सितंबर के पहले पेश करना है एजीएम। वही कनेक्ट कर रहा था, लेकिन 4 महीने के अंदर आपका फाइनल होना चाहिए। 31 जुलाई इज द डेडलाइन, यस, आपका अकाउंट्स के ऑडिट के लिए। यस सर। तो देन मिस एप्रोप्रिएशन एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स ऑफ द सोसाइटी। समझो एक फंड रेज किया है, बायलॉ नंबर 13 के मुताबिक अपना फंड रेज करने का प्रोविजन है, शेयर कैपिटल हो, या अगर मेंटेनेंस है, सिंकिंग फंड है, या अगर समझो रिपेयर फंड है, या अगर समझो वेरियस अलग इसके लिए, और उसका जो इस्तेमाल कोई और काम के लिए करते हो आप, तो मिस एप्लीकेशन, मिस एप्रोप्रिएशन, बराबर, तो ये कंप्लेंट रजिस्ट्रार के पास जा सकता है। देन डिफॉल्टर डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑन कमिटी। अगर समझो कोई भी एक मेंबर कायदे के अनुसार डिस्क्वालिफाइड हुआ है, तो कायदे के अनुसार डिस्क्वालिफाइड लग रहा है लेकिन उसको डिस्क्वालिफाई किया नहीं है, वो कंटिन्यू कर रहा है, उसने 3 महीने का मेंटेनेंस कंप्लीट भरा नहीं है, बाकी है, या वेरियस ग्राउंड से उसने अपना फ्लैट गिफ्ट कर दिया है पूरा का पूरा, और शेयर ट्रांसफर के लिए सोसाइटी में दिया नहीं है और अभी भी कमिटी में कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। या और भी दूसरे बहुत सारे कारण है, 3 मीटिंग उन्होंने कंटिन्यूअस 3 मीटिंग अटेंड नहीं किया हुआ हो, तो ये वेरियस रीजन है। वो डिस्क्वालिफिकेशन का एक अलग से एक बायलॉज दिया हुआ है, तो उसके बेसिस के ऊपर, और एक्ट के अंदर भी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी एक प्रोविजन है, तो उसके अंदर समझो डिस्क्वालिफाई कायदे के अनुसार है, कायदे के नजर में डिस्क्वालिफाइड है, बट ही इज कंटिन्यू, और आपके पास जानकारी है, तो अगर आपने बोलने के बावजूद भी नहीं कर रहे, देन ऑब्वियसली आप रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स का पड़तालनी होगा, राइट, जांच किया जाएगा, और उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, हो सकता है। जरूरत पड़ने पर सोसाइटी से मंगवा के लिया जाएगा, या अगर रिप्रेजेंटेशन के टाइम पर वो
प्रोवाइड करेंगे। तो ऑल दिस प्रोविजंस। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ जीबीएम। तो आपका जनरल बॉडी में, हर एक जनरल बॉडी में, एनुअल जनरल बॉडी में एक मुद्दा है कि आपके पास जो सरप्लस फंड है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड कमिटी को जो फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जनरल बॉडी का जो परमिशन के मुताबिक। जनरल बॉडी बोलती है ये अमुक बैंक में एफडीआर करो, वहां पर एफडीआर करो, या अगर समझो आप सोसाइटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो, राइट। तो इस प्रकार का अलग अलग, जो अगर समझो जनरल बॉडी में ने परमिशन दिया, उसका अलावा जनरल बॉडी का मैंडेट को कंसिडर न करते हुए दूसरा अगर कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप बाकायदा कंप्लेंट कर सकते हो। देन रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स, देन आता है ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट्स। आपको 3 महीने के अंदर ऑडिट के अंदर समझो कोई रिमार्क है तो उसको ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है, राइट, 3 महीने के अंदर। तो वो नहीं किया हुआ हो। नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द कमिटी एज पर लॉ। 5 साल का कमिटी का टर्म है, बराबर। कमिटी का जो इलेक्शन का प्रोसीजर भी 2 महीने का है। अगर समझो अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग प्रावधान दिया हुआ है, तो अगर समझो लेस देन 250 नंबर ऑफ मेंबर्स की सोसाइटी है, अगर वो 3 महीने के पहले अगर प्रोविजन चालू करते, इलेक्शन का जो प्रोसीजर चालू करते हैं काफी है, तो वो इलेक्शन हो गया उसके बाद 5 साल के बाद उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। टाइम लगेगा प्रोसीजर में, 2 महीने में भी टाइम लगता है। लास्ट में आपको 1 महीने के अंदर आपका कमिटी का टर्म खत्म होने के लिए 1 महीना है, तभी आप इलेक्शन का प्रोसीजर चालू करके मतलब नहीं है, एटलीस्ट 2.5 महीना पहले आपको करना चाहिए। या अगर समझो मोर देन 250 नंबर ऑफ मेंबर्स है, उसमें भी अलग प्रावधान है, तो आपको कौन इलेक्शन वैलिड वोटर्स का लिस्ट देना पड़ता है। तो वेरियस प्रोविजंस के मुताबिक आपको रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो इट इज, अगर समझो लेस देन 250 है, आपको 3 महीना पहले आपको इलेक्शन का प्रोसीजर करना चाहिए। मोर देन 250 है, आपको 6 महीने से पहले ही कायदा लागू होता है और उसके मुताबिक आपको करना चाहिए। देन नॉन कंडक्टिंग का रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन। आपका नॉमिनेशन आपने जो फाइल किया सोसाइटी में कि आप मेंबर हो, हर एक मेंबर अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। नॉमिनेशन फाइल किया, उसको रिजेक्शन कर दिया, कोई ग्राउंड नहीं है, मैं किसी को भी नॉमिनी अपॉइंट कर सकता हूँ। नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए कोई भी एक बंधन कारक नहीं है कि आप अमुक 4 रिलेशन के अंदर करना चाहिए, आपका फैमिली मेंबर होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं मेरा दोस्त को भी कर सकता हूँ, डिस्टेंट फैमिली मेंबर को भी कर सकता हूँ, किसी को भी, वहां पर कोई कंडीशन नहीं दिया। रिलेटिव के अलावा भी बाहर के किसी को भी आप कर सकते हो। तो रिजेक्शन हुआ है कोई भी ग्राउंड के ऊपर, आप चाह सकते हो ये मेरा विषय, मैं किसी को भी नॉमिनी अपॉइंट करूँ, राइट। देन नॉन कन्वीनिंग जनरल बॉडी मीटिंग्स विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 सितंबर। कि हर जनरल बॉडी जो है, पहले अगर समझो 2014 से पहले एक्सटेंशन मिलता था या एक्सटेंशन के लिए लेटर डालते थे, आज के दिन में कोई एक्सटेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। आपको 30 सितंबर को बाय डिफॉल्ट आपका जनरल बॉडी होना चाहिए। अगर जनरल बॉडी नहीं हुआ तो बाका उस कारण को लेकर के आप कर सकते हो, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है कि अगर समझो एक आधा जनरल बॉडी कमेटी कन्वीन करने में डिले हुआ है तो इतना कोई बड़े प्रकार का कोई गुनाह नहीं है, कोई बड़ा गुनाह नहीं है, इस प्रकार का है तो आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, उसके ऊपर ऑर्डर पास होगा। नॉन कॉलिंग द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन बायलॉज। कि हर एक सोसाइटी का जो है मिनिमम कमेटी मीटिंग हर महीने का मिनिमम 1 साल के अंदर 12 कमेटी मीटिंग होना चाहिए। आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो, 12 करो, 15 करो, हर 15 दिन में मीटिंग ले लो। आपका अगर नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा है तो, अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको ज्यादा कन्वीन करना पड़ेगा। शायद हो सकता है हर वीक में भी जरूरत पड़े, डिपेंडिंग अपॉन 500 मेंबर की सोसाइटी है तो आपको ज्यादा वर्कलोड है तो आपको ज्यादा कमेटी मीटिंग शायद लेना पड़े, या अगर आपको वर्क पाइलअप नहीं होना चाहिए तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। देन अगर समझो एटलीस्ट 12 होना चाहिए, अगर 12 भी नहीं हो रहा है देन यू कैन ऑलवेज कंप्लेंट, राइट। रेजिग्नेशन बाय द कमिटी। अगर समझो कमिटी मेंबर ने रेजिग्नेशन वगैरह दिया है, उसको एक्सेप्टेंस नहीं किया है या रिजेक्शन नहीं किया है, तो इस प्रकार का मुद्दे को जो है आप रजिस्ट्रार के पास लेके चल सकते हो। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स। आपका जो साल खत्म होता है, एनुअल जनरल बॉडी हो गया, उसका 30 दिन के अंदर कंपनी लॉ का प्रोविजन है कि आपका जैसा जनरल बॉडी हो जाती है उसका 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करो। ऑनलाइन रिटर्न आपको फाइलिंग करना पड़ता है। तो आज कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी लागू हुआ है, लगभग 6 रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ता है आज। तो वो अगर नहीं करते हो, वो भी एक
प्रकार का गुना है तो उस प्रकार का कंप्लेंट भी आप सोसाइटी के पास रजिस्ट्रार के पास आप सबमिशन कर सकते हो। देन क्लासिफिकेशन एज एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर का एक प्रोविजन है, बट आज हाउसिंग सोसाइटी के लिए वो लागू नहीं है, बरोबर। तो उस प्रकार का मुद्दा जो है रजिस्ट्रार एंटरटेन नहीं करेगा। बट अदर देन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उनके लिए वो लागू है, तो उसका जरूर उसका हियरिंग होगा, ऑर्डर पास होगा। देन ये जितने भी मुद्दा अभी मैंने आपको लगभग रजिस्ट्रार 23-24 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया, ये सब जो जाएगा वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, तो इनके पास ज्यूरिसडिक्शन है और ये मुद्दे को लेकर के आप कोई भी अदर अलग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते हो, इसी अथॉरिटी से उसका ऑर्डर होगा। अगर ये ज्यूरिसडिक्शन को छोड़ के अगर आप समझो अलग जगह पर कंप्लेंट किया तो शायद हो सकता है आपका नेगेटिव रिप्लाई आपको मिल और सकता है। अलग अलग परसेप्शन रहता है, जैसे कोऑपरेटिव कोर्ट का, पुलिस हाँ, का, आपका right, सिविल कोर्ट का, म्युनिसिपल right, कारपोरेशन, right. हाई कोर्ट बोल दो, तो आपको यहाँ पर ही कंप्लेंट करना नहीं पे चाहिए, ये- प्रॉपर अथॉरिटी के ये पास प्रॉपर करना चाहिए। अथॉरिटी है जहाँ पर आप ये चीजें को लेकर कंप्लेन कर सकते हैं। करेक्ट। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम और जानेंगे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो कंप्लेन से लोगों की मेंबर्स की कंप्लेन है, वो ये तो डिप्टी रजिस्ट्रार की जो चॉइस टाइप की बताई सर ने, और भी हम जानेंगे कोऑपरेटिव कोर्ट में कौन सी कंप्लेन कर सकते हो, कोऑपरेटिव कोर्ट में कौन सी कंप्लेन सिविल कोर्ट में कर सकते हो आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड, कौन सी कंप्लेन म्युनिसिपल बीएमसी से रिलेटेड है, कौन सी कंप्लेन पुलिस से, और कौन सी कंप्लेन जो अलग अलग है हाई कोर्ट में भी जा सकती है, तो वो तो हाई कोर्ट में तो लास्ट में जाती है, यहाँ से निचोड़ होके। तो ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो कंप्लेंट्स होती है मेंबर्स की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, वो किस टाइप से आप कहाँ आप इसकी गुहार लगा सकते हो। तो अभी हम नरेश सर ने बताया, एडवोकेट नरेश भाई ने, कि किस तरह से आप डिप्टी रजिस्ट्रार से कौन कौन सी कंप्लेन आप रिजोल्व करवा सकते हो, वहां पर जाकर कंप्लेन कर सकते हो। तो वही नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोऑपरेटिव कोर्ट में कौन किस टाइप की कंप्लेन जा सकती है, सिविल कोर्ट में, म्युनिसिपल में, बीएमसी में कौन सी कंप्लेन जा सकती है, और पुलिस से भी रिलेटेड एफआईआर भी होती है, तो मतलब वो कंप्लेन ही हो, तो वो पुलिस में आप कौन कौन सी टाइप्स की कंप्लेन जा सकती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ एक साधारण मेंबर की। सर प्लीज सर। यस, तो अब देखिए, अभी रजिस्ट्रार हो गया, उसके बाद एक अधिकारी है, कायदे के अंतर्गत ही एक कोर्ट है, कोऑपरेटिव कोर्ट। बहुत सारा मुद्दा जो है कोऑपरेटिव कोर्ट में जाता है। तो अगर सेक्शन 91 कोऑपरेटिव कोर्ट सेक्शन 91 के अंतर्गत बहुत सारे मुद्दे जाते हैं। सो क्या कंप्लेंट्स वहां पर जा सकता है। कोई भी अगर रेजोल्यूशन अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो कोऑपरेटिव कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो डिप्टी रजिस्ट्रार। ओके, कोई भी अगर समझो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में एक जनरल बॉडी ने रेजोल्यूशन पास किया, या अगर समझो मैनेजमेंट कमेटी में रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो अगर वो हमारे हित में नहीं है, अच्छा, अगर लगता है, या अगर मैं डिस्प्यूट कर रहा हूँ उसके ऊपर, या अगर कायदे के विरोध में उन्होंने किया हुआ है, तो वो कोई भी रेजोल्यूशन आप कायदे के विरोध में पास नहीं कर सकते हो। कायदे के अनुसार ही आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा 21% सिंपल इंटरेस्ट लगाने के लिए अधिकार है। आप बोलोगे 21% कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, तो ये रेजोल्यूशन स्टैंड नहीं होगा, राइट। तो ये रेजोल्यूशन स्टैंड नहीं होगा। या अगर समझो हम रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमारा प्रीमियम जो है 25,000 रुपीज नहीं है, हम 3 लाख रुपए लेने वाले हैं, राइट। कोई भी फ्लैट सेल हो गया, परचेज हो गया, तो हम मेंबर से, जो इनकमिंग मेंबर है, उससे हम लोग 3 लाख रुपए लेंगे।
या अगर समझो दोनों जन को शेयर करके देना चाहिए, हम्म, तो ये सब इलीगल रेजोल्यूशन से ये स्टैंड नहीं होगा। तो आप बाकायदा कोऑपरेटिव कोर्ट में जाके उसको सेट असाइड करा सकते हो। देन इलेक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, अगर समझो कोई भी एक मैनेजमेंट कमिटी का इलेक्शन हो गया, इलेक्शन को लेकर के डिस्प्यूट है, तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में ही जाना पड़ेगा आपको। देन आता है रिपेयर्स इंक्लूडिंग मेजर रिपेयर्स, इंटरनल रिपेयर्स, लीकेजेस। लीकेज को लेकर के, फ्लैट में लीकेज है, आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो, कोऑपरेटिव कोर्ट में भी जा सकते हो, या अगर समझो इंक्लूडिंग रिपेयर्स है, इंटरनल रिपेयर्स है, हमारा फ्लैट के अंदर कुछ रिपेयर वगैरह जो है, कुछ बीम्स एंड कॉलम्स जो है, जहां तक मुझे लगता है वो सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आई एम ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ऑक्यूपेंट ऑफ द बिल्डिंग। बाकी का इंटरनल काम मैं करूंगा, बट बीम्स एंड कॉलम्स जो है वो स्ट्रक्चरल होता है, तो सोसाइटी मैं नहीं कर सकता हूँ, वो सोसाइटी ही करना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के है। देन पार्किंग का है, अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट को लेकर के है, एस्केलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हम लोग सब साथ में आके जमीन खरीद लिया, जमीन खरीद के हमने फ्लैट हमारे मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, और वहां पर कॉस्ट जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। बराबर। इस मुद्दे को लेकर के भी मैं जा सकता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, तो ये रीडेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पर बाइलॉज में है, लेकिन मेरा ये व्यू है कि अगर एक रेगुलर बिजनेस नहीं है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, रीडेवलपमेंट है या अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट है या आर्किटेक्ट पीएमसी को अपॉइंट किया है, ये मुद्दा वगैरह अगर आपको लेके चलना है, तो आपको ये रीडेवलपमेंट को लेके जो मुद्दा है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही जाएगा। इस प्रकार का एक जजमेंट है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ अनइक्वल वाटर सप्लाई, ये विंग में ज्यादा पानी दिया जा रहा है, बी विंग में 1 घंटा ही दिया जा रहा है, या इस प्रकार का अगर समझो सोसाइटी के साथ, मतलब मेंबर के साथ आपको जो है हर एक मेंबर को समान तरीके से आपको इक्वल, मतलब आपको ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर समझो इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आप जा सकते हो कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हो। एक्सेस रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम द मेंबर्स, समझो ड्यूज जो है मेंबर से ज्यादा रिकवरी किया जा रहा है, तो आप वहां पर कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हो। देन आ गया एनी अदर लाइक डिस्प्यूट्स व्हिच फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन, या इसके अलावा समझो जो मुद्दा कोऑपरेटिव कोर्ट में बैठ सकता है, राइट, उस मुद्दे को लेकर के कि आप टचिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, टचिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कमिटी को अपॉइंटमेंट किया या इलेक्शन हुआ है, उस प्रकार का मुद्दा वगैरह जो है आप लेके कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हो। देन सिविल कोर्ट में, तो मैं कंटिन्यू करता हूं यहाँ पर। सिविल कोर्ट में भी बहुत सारे मुद्दे आपके जा सकते हैं। वो कौन से मुद्दे हैं? नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट बाय एंड बिटवीन बिल्डर एंड डेवलपर, जो डेवलपर ने जो आपके साथ जो एग्रीमेंट बनाया था उसका जो कंप्लायंस नहीं किया, ये मैटर को लेकर के आप कोऑपरेटिव सिविल कोर्ट में आप जा सकते हो। देन सबस्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन में मटेरियल जो है सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज किया, या अगर कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा तरीके का नहीं किया है। देन कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द सोसाइटी, कि मोफा कायदे के अंतर्गत कन्वेंस देना चाहिए हाउसिंग सोसाइटी को, जैसा 4 महीना हो गया सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, उसका 4 महीने के बाद डीम्ड कन्वेंस के बारे में हमने अलग वीडियो रखा है। आपको अगर कन्वेंस के बारे में जानना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, तो उसका लिंक शेयर कर देंगे। बिल्कुल शेयर कर देंगे, राइट। तो आप कन्वेंस डीड नहीं हुआ है तो आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो, आप डीम्ड कन्वेंस में भी जा सकते हो। अलग अलग तरीके हैं, तो उसको आप अपना सकते हो और कन्वेंस प्राप्त कर सकते हो। देन एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये मैटर को लेकर के आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हो इस मुद्दे को लेकर के। एनी अदर लाइक डिस्प्यूट विच फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। अब समझिए एक मेंबर है, मेंबर ने फ्लैट बेचा और एक मेंबर और एक पर्सन को, वो सोसाइटी का मेंबर नहीं बना, सोसाइटी का मेंबर नहीं है, और उसका और सोसाइटी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ये कोऑपरेटिव कोर्ट में नहीं जाएगा, बट ये जाएगा सिविल कोर्ट में। अच्छा, वो सिविल कोर्ट में जाएगा, मतलब मेंटेनेंस को लेकर के जाएगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, बट उसके अलावा कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो दैट वो अच्छा वो सिविल में जाएगा, सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, बिकॉज वो मेंबर और सोसाइटी का रिलेशन है। तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हो या रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो, जहां पर रिलेशन एक ऑक्यूपेंट का रिलेशन है, या अगर समझो वो मेंबर है ही नहीं, रह रहा है, कोई और रह रहा है, तो वो जाएगा मुद्दा सिविल कोर्ट में जाएगा, कोऑपरेटिव कोर्ट में नहीं जा सकता है। देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी बोला जाता है, नगर परिषद हो या अगर समझो सिडको हो
या महानगर पालिका हो तो इसको लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। नवी मुंबई में सिडको, बराबर, तो उसको लोकल अथॉरिटी वहां पर लोकल अथॉरिटी वहां पर जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और यहाँ पर मुंबई में बीएमसी है। तो वहां पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन वगैरह किया हुआ है कि अगर समझो बिल्डिंग प्लान के मुताबिक आपका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, नॉर्मली आपका कंस्ट्रक्शन उसके बाहर जा चुका है, अप्रूवल नहीं है, तो ये इस प्रकार का मैटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएगा। इनएडिक्वेट, या अगर फ्लैट दिया उसके बाद बालकनी अंदर लिया, या अगर समझो आपका पूरा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज किया, तो ये मैटर जाएगा। आपको जो बिल्डिंग फ्लैट जब बना के दिया वो स्थिति हमेशा के लिए रहना चाहिए, अप्रूव्ड प्लान के मुताबिक ही रहना चाहिए। अगर आप चेंज करोगे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड ये मैटर जा सकता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। देन इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई टू द सोसाइटी एंड मेंबर्स। अब समझो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कम पानी वगैरह मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जाएगा। चेंज ऑफ यूजर बाय द मेंबर्स ऑक्यूपेंट्स, अगर समझो कि चेंज ऑफ यूजर, जब तक चेंज ऑफ यूजर आपका अप्रूवल बीएमसी की तरफ से होता नहीं है तब तक आप कोई रेसिडेंशियल फ्लैट को कमर्शियल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, या कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप रेसिडेंस करके यूज नहीं कर सकते। चेंज ऑफ ऑथराइज बॉडी जब अप्रूवल करेगी तब जाके होगा। तो अगर वो नहीं किया है तो इस प्रकार का मैटर तो जा सकता है। सर एक बार रुकना, यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटियों में क्या रहता है, एडवोकेट, डॉक्टर्स और सीए वो काफी रेसिडेंस में प्रैक्टिस करते हैं उनके फ्लैट में, तो वो अलो है क्या इस पर? देखिए, फ्लैट का डेफिनेशन दिया हुआ है बायलॉज के अंदर, और उसमें बहुत सारे प्रकार के जो प्रोफेशन है उसको अलो किया है। अच्छा, जैसा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अपना फ्लैट के अंदर अपना प्रोफेशन चला सकते हो। एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंट, आर्किटेक्ट है, या अगर समझो डॉक्टर है तो अपना प्रोफेशन विदाउट चेंज ऑफ यूजर कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। और वहां पर पालना घर भी चल सकता है, बालवाड़ी मतलब पालना घर है, वो चल सकता है, बेबी सिटिंग। देन उसके अलावा जो है आपका ट्यूशन क्लासेस भी चल सकता है। अच्छा। जहां तक मेरा तजुर्बा है, और ये फ्लोर मिल ये भी चल सकता है। तो इतना काम का जो है वो सोसाइटी का जो प्रीमाइसेस के अंदर रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस होने के बावजूद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये बायलॉज का प्रोविजन है, वही मैंने आपको बताया। फ्लैट का डेफिनेशन दिया हुआ है बायलॉज के अंदर, तो फ्लैट का डेफिनेशन में ये इसको इंक्लूड किया गया है। तो जब इंक्लूड किया गया है तो आप उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सोसाइटी भी किसी भी ग्राउंड के ऊपर किसी को भी इस प्रकार का जो है देखिए, क्लिनिक है, फ्लोर मिल है, कोचिंग क्लासेस है, पालना घर है, ब्यूटी पार्लर भी एक प्रोविजन दिया हुआ है। तो इस प्रकार का जो आप काम का जो है कंसल्टिंग रूम वगैरह करके आप अपना काम काज चला सकते हो। देन बिल्डिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, अगर समझो बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो ये मैटर भी आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लेके जा सकते हो। आपको अगर समझिए 15 साल पुराना बिल्डिंग हो गया तो आपको हर 5 साल में आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट करके देना रहता है। अगर नहीं दिया हुआ है, या अगर समझो 30 साल हो गया, 30 साल के बाद 3-3 साल में देना है, बायलॉज का प्रोविजन है। तो इस प्रकार का मुद्दा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को जो है आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। देन एनी अदर लाइक मैटर, सो दीज मैटर्स विल गो टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। आप जाके बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल रिपोर्ट को लेकर के डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास किसी भी प्रकार का कंप्लेंट करोगे तो वहां से कोई नतीजा नहीं आएगा, प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है। तो प्रॉपर अथॉरिटी के पास ही आपको कंप्लेंट करना चाहिए। देन आएगा मैटर्स पर्टेनिंग टू न्यूसेंस कैरिड बाय द अनऑथराइज्ड यूजर ऑफ द फ्लैट, शॉप, पार्किंग स्लॉट, ओपन स्पेस इन द सोसाइटी बाय द मेंबर्स, बिल्डर्स, ऑक्यूपेंट्स और एनी पर्सन। समझो किसी भी प्रकार का न्यूसेंस, हमें हाउसिंग सोसाइटी में शांतता से रहना चाहिए। या अगर साउंड सिस्टम बजा रहे हैं, या अगर समझो फ्लैट के अंदर अलग प्रकार के जो एक्टिविटीज चल रहे हैं, इमोरल इलीगल एक्टिविटी चल रही है, तो वो पुलिस में जाएगा। या अगर समझो कोई एक हजार्डस वस्तु जो है उसको स्टोरेज किया जा रहा है, ये भी कंप्लेंट वहां पर जाएगा। थ्रेटनिंग एसॉल्ट, आपको धमकी दिया जाता है, आपको मारपीट किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, तो इस प्रकार का मैटर जो है तो ये जाएगा पुलिस में जाएगा। आप ऑफ कोर्स सोसाइटी के पास कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी के पास
आई मीन वहां पर उनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। नहीं। क्रिमिनल, अगर समझो क्रिमिनल एक्ट है, आप सोसाइटी के पास कंप्लेंट कर ही सकते हो, सोसाइटी बुला के उनको समझा सकती है, बुझा सकती है, बट आगे जाएगा का कोई पुलिस के किसी भी पास। प्रकार का उनका जो है प्रॉपर रेजोल्यूशन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ही होगा। देन एनी अदर लाइक मैटर, एनी अदर लाइक मैटर मतलब इससे अलावा और भी ज्यादा कुछ हो गया जो क्रिमिनल एक्ट है, अच्छा, हाउसिंग सोसाइटी में क्रिमिनल एक्ट हो गया, पैसों का चोरी हो गया, या अगर समझो घर में ठगी, चोरी हो फ्रॉड गया, करते या हैं। महिलाओं के साथ गलत बर्ताव किया, तो ये सब मैटर जो है आपका पुलिस पुलिस स्टेशन में में जाएगा, जाएगा, बराबर, पुलिस स्टेशन में। देन जनरल बॉडी मीटिंग, मैटर्स पर्टेनिंग टू जनरल बॉडी, ठीक है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी बाय द मैनेजिंग कमिटी। आप जनरल बॉडी में भी अपना कंप्लेंट कर सकते हो, जनरल अच्छा। बॉडी के ध्यान में Any नजर में others ला करके। सकते हो जनरल बॉडी का एजेंडा जनरल तो बॉडी fix रहता मीटिंग है। के टाइम पर। Fix आप रहता है। एनी अदर Any other मैटर्स, लाइक matter में। मैटर्स को लेकर के आप चेयरमैन का परमिशन लेके अगर समझो जनरल बॉडी मीटिंग में एनी अगर अदर्स समझो मैटर में ले सकते हो। ले सकते हैं, जहां पर 2/3 मेजोरिटी का, या अगर समझो रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, एक कोरम की जरूरत नहीं है, इस प्रकार का मुद्दा आप अगर ले सकते हैं। आई मीन प्रोविजन अलो करता है, कोई कोई जो एक मुद्दा जो है उसके वहां पर 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए रेजोल्यूशन पास करने के लिए, कोरम 2/3 मेजोरिटी का होना चाहिए। तो अगर कोरम 2/3 का मेजोरिटी का कमांड कर रहा है कोरम, तो उस प्रकार का मुद्दे को आप चर्चा नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सिंपल मुद्दे हैं, जैसा कि प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, आई मीन नॉन मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, समझो क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, या अगर कोई भी अगर समझो क्लब हाउस है, या अगर स्विमिंग पूल है, एमिनिटीज प्रोवाइड किया हुआ है, या अगर समझो जिम है, तो वहां पर जितने भी आई मीन आपका जो चीज रखे हुए है उसका बराबर से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। तो लिफ्ट है, लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, राइट। तो इस प्रकार के मुद्दे जो है आप जनरल बॉडी में आप अपना चर्चा करके वहां पर रेजोल्यूशन पास करके उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। देन वो हो गया लेवी ऑफ एक्सेस फाइन, जो फाइन जो है, जो आपके पास फाइन चार्ज करने के लिए भी एक रेजोल्यूशन रहना चाहिए आपको। मतलब कोई भी फाइन मतलब क्या है, मेंबर्स को ज्यादातर जो है इंटरेस्ट का चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट लेवी किया जाता है। इंटरेस्ट लेवी करना भी है तो आपके पास एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। रेजोल्यूशन क्यों होना चाहिए कि आपको बायलॉज एक अधिकार देता है कि आप 21% तक चार्ज कर सकते हो, मैक्सिमम सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। तो अगर आपके पास रेजोल्यूशन नहीं है तो आप 21% भी चार्ज नहीं कर सकोगे, आप कोई इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आपके पास कोई पावर ही नहीं है। तो इसके लिए रेजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। एक बार रेजोल्यूशन आपके पास आ गया तो अगर रेजोल्यूशन के मुताबिक करना चाहिए। एक रेजोल्यूशन ही नहीं है और सीधा आप 21% चार्ज कर रहे हो, या 21% आप कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो एक्सेस फाइन हो गया, राइट। तो बाय द मैनेजिंग कमिटी फॉर एक्ट ऑफ द मेंबर विच इज इन वायलेशन ऑफ द बायलॉज, बायलॉज प्रोवाइड फर्दर करता है कि आपका कोई अगर वायलेशन ऑफ बायलॉज है तो आपको 5,000 रुपया पेनल्टी लगाना चाहिए करके, या अगर इनलीगल एनक्रोचमेंट है 5 times मंथली मेंटेनेंस लगा सकते हैं। कब तक? जब तक वो रिस्टोर नहीं करते हैं वायलेशन को, हाँ, मतलब एनक्रोचमेंट वगैरह है तो इसका अलग अलग प्रावधान है। उसके बावजूद भी ज्यादा अगर चार्जेस वगैरह किया जाता है तो आप जो है जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन लेने का कोशिश कर सकते हो। अपना प्रॉब्लम्स अपने अंदर ही रिजोल्यूशन करो, अपने सोसाइटी में बाहर मत, आउटसाइड। अगर हमारा घर के अंदर ही रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर बाहर जाओ, पहले आप अपना घर के अंदर ही आप तो ये सबसे पहले मौका है आपको एजीएम। हाँ, एजीएम में लोग ज्यादा प्रेजेंट होगा जब आप अपना आवाज उठा सकते हो, अपनी रेजोल्यूशन करेक्ट। तो उस प्रकार से आप अपना कामकाज करा के आई मीन मतलब रेजोल्यूशन पाने का पूरा कोशिश कर सकते हो। देन नॉट अलोइंग द ऑथेंटिकेटेड यूज ऑफ अवेलेबल ओपन स्पेसेस ऑफ द सोसाइटी बाय द मैनेजिंग कमिटी। अगर ओपन स्पेसेस वगैरह है तो अगर मेंबर्स के लिए खेलने के लिए यूज करने के लिए देना चाहिए। अगर समझो कोई भी कमेटी वहां पर बच्चों को खेलने के लिए नहीं देती है, या अगर कोई भी यूज करने के लिए नहीं देती है, वो आप जनरल बॉडी में डिस्कशन करके उस जगह का, ओपन स्पेसेस का किस प्रकार से यूज किया जाएगा मेंबर्स ने, इस प्रकार का रेजोल्यूशन। बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर द मेंबर्स बाय द मेंबर्स, राइट। तो आपके लिए बना हुआ है वो, आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, आप जनरल बॉडी में आप डिस्कशन करोगे और रेजोल्यूशन पास करोगे और उस प्रकार से उसका यूज करोगे। तो ये कमिटी के ऊपर आई मीन फॉर द मेंबर्स एंड बाय द मेंबर्स, आपके लिए है, आपके थ्रू ही है, तो आप अपना रेजोल्यूशन पास करके यूज कर सकते हो। और कमेटी भी ऐसे एजीएम में ऐसे ग्रीवेंस आएंगे तो वो अलर्ट रहेगी और वो एकदम अच्छे से जागरूक रहेगी और जनता जागरूक है हमारी, हमको ध्यान रख रही,
वो भी सीरियस होकर काम काम अलर्ट होकर काम करें। करना चाहिए। देन नॉन इंश्योरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी बाय द मैनेजिंग कमिटी, अगर हर एक बिल्डिंग है वो इंश्योरेंस करना जरूरी है, उसका इंश्योरेंस होना अच्छा। बहुत जरूरी है। तो इंश्योरेंस नहीं करते हो तो आप जनरल बॉडी में कंप्लेंट करके, जनरल बॉडी में डिस्कशन करके, रेजोल्यूशन पास करके उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्ट, इसका भी अगर समझो आपको किसी भी प्रकार का अगर समझो कंप्लेंट है तो आप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब मुद्दे जो है, और एनी अदर लाइक मैटर, कोई भी अगर समझो किसी को मेंबरशिप ग्रांट नहीं हुआ है, सोसाइटी के पास पड़ा हुआ है, एक एडवाइजरी करके आप वहां पर बातचीत कर सकते हो। एक समझो मनाने को लेकर के आप बात कर सकते हो। अदरवाइज आपको अदर रेमेडीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन के पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो वहां पर हर एक हाउसिंग सोसाइटी को मेंबर बनना चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी मेंबर बनेगी, इंडिविजुअल मेंबर नहीं है। और वहां का कम से कम एक शेयर्स लेना चाहिए, और वहां का साल का सब्सक्रिप्शन रहता है, तो वो हर एक हाउसिंग सोसाइटी को भरना चाहिए। उसका लाभ ये है कि आपका कोई भी प्रकार का, अगर समझो मुंबई में मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, राइट, आपके यहाँ पर कोई भी डिफॉल्टर हो गया, डिफॉल्टर होने के बाद आपको एक ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर पास होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको वो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन में जाना पड़ता है, और आपका मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगा तो ही उसका आपको जो सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। अगर आपका डिसकंटिन्यू हुआ है, आप बाकी का जो पेमेंट बाकायदा करके आपका कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। एक मेंबरशिप आपका होना जरूरी है। तो मेंबरशिप रहने के बाद, कंटिन्यू रहने के बाद ही वहां पर आपका जो कंप्लेंट वगैरह जो है एंटरटेन होगा। तो उसी प्रकार से और कौन सा जाएगा, नॉट अलाउइंग द एंट्री ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी बाय मेंबर। देखिए, जहां पर टेनेंट को पार्टनरशिप सोसाइटी रहती है तो वहां पर सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, और मेंबर्स आर ओनली ऑक्यूपेंट। तो हर एक सेक्रेटरी को, जहां पर सेक्रेटरी है सोसाइटी है, उनको हर एक फ्लैट में जाने का पूरा अधिकार है विथ नोटिस। विद नोटिस मतलब ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जाओगे। नहीं, आपने बोल दिया कुछ लोग विदाउट नोटिस नहीं जाना, विथ नोटिस जाना। विथ नोटिस जाना आपको, आई मीन एक लेटेस्ट कायदे के अंदर जहां तक मुझे मालूम है नोटिस के साथ करके है। इवन नोटिस के साथ, आई मीन इमरजेंसी में है तो नोटिस, विदाउट नोटिस जा सकते हो, बिकॉज आग लगी है तो आग लगी पर उसमें, आई मीन संदर्भ के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, राइट। अगर आग लगी है तो कोई आपको रोकेगा नहीं, नोटिस लेके आओ करके बोलेगा नहीं, लेकिन हाँ, जो रेगुलर आपके ग्रीवेंस प्रॉब्लम है उसके लिए आप नोटिस देके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर रेगुलर मैटर है तो आपको नोटिस देना है कि ये समय पर लीकेजेस का रहता सर, लीकेजेस में तो आपको विजिट करोगे जब भी पता चलेगा। एग्जैक्टली। तो ये कमिटी का जो काम जो है ना, एक आई मीन फुल टाइम जॉब है, इट इज नॉट पार्ट टाइम कि हम सोसाइटी का कमिटी मेंबर बनेंगे, सैटरडे हम लोग कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो आपको भी पता चल रहा होगा कि कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और सर अभी तो क्या है, हाई राइज जो कोऑपरेटिव हाउसिंग, हाई राइज टावर बन रहे मुंबई में, नई नई सोसाइटियां, नई नई अम्यूनिटीज, तो उसमें वो फुल टाइम ही हो गया सर, पार्ट टाइम नहीं है। पार्ट टाइम जो 10-12 मेंबर की सोसाइटी है, 50 मेंबर की सोसाइटी है, वहां तक सीमित है, बट अदरवाइज वो फुल टाइम जॉब ही है, राइट। कमिटी मेंबर बनो तो। देन नॉन अलाउइंग एंट्री, तो जहां पर रिपेयर वगैरह करना है, सोसाइटी का सेक्रेटरी नोटिस देके फ्लैट का इंस्पेक्शन कर सकता है, और उसको अगर समझो इंस्पेक्शन नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के पास आप मैटर कर सकते हो, और वहां से, और या अगर समझो आप पुलिस का प्रोटेक्शन भी ले सकते हो। पुलिस का प्रोटेक्शन अगर समझो उनकी तरफ से आप एक कंप्लेंट करके हमें फ्लैट के अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, शायद पुलिस भी हेल्प करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा व्यू है। देन नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन बाय द मेंबर मैनेजिंग कमिटी, अगर कोई भी एक मेंबर अपना कम्युनिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्पीड पोस्ट में भेजा जा रहा है, या अगर हैंड डिलीवरी देने के लिए कोशिश किया जा रहा है, कमिटी में नहीं ले रही है या मेंबर नहीं ले रहा है, तो आप इस प्रकार का कंप्लेंट आप कर सकते हो। देन कन्वीनिंग स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, देखिए एक बार स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अगर आप करना चाहते हो तो एक कमेटी अपना डिसीजन लेगी, या अगर समझो 1/5 नंबर ऑफ मेंबर्स अपना एप्लीकेशन करते हैं तो सोसाइटी का कमेटी जो है, और अगला कुछ समय के अंदर कायदे में प्रावधान दिया हुआ है कि उस अगला कुछ समय के अंदर उनको जो एक कमेटी मीटिंग के अंदर डेट डिसाइड करना है, टाइम डिसाइड करना है, और मुद्दे को, उस मुद्दे को लेकर के ही 1/5 नंबर ऑफ मेंबर्स का अगर रिक्वेसिशन आता है तो जनरल बॉडी कंडक्ट करना चाहिए। ये रिक्वेसिशन 1/5 नंबर ऑफ मेंबर्स ने दिया, और उसके बावजूद भी समझो कोई भी एक्टिविटीज, एक्शन नहीं हुआ है कमेटी की तरफ से, तो आप डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के पास एप्लीकेशन कर सकते हो, और रजिस्ट्रार के पास भी एप्लीकेशन कर सकते हो, दोनों जन के पास जुरिसडिक्शन आता है। ये मेरा
मेरा व्यू है, तो वहां से आप जनरल बॉडी कंडक्ट करा के ले सकते हो। देन ऑल अदर लाइक मैटर फेडरेशन के पास आपका जा सकता है, या अगर समझो सोसाइटी का मेंबर को अगर किसी भी प्रकार का अगर एक मुद्दे के ऊपर समझो कुछ ओपिनियन वगैरह चाहिए, तो आप ओपिनियन भी वहां से पा सकते हो कायदे के ऊपर। मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, कायदे में अगर समझो आपको अगर कहीं भी प्रकार का अगर समझो सिंपल वर्डिंग में वो अपना ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। ये जो इलेक्टेड मेंबर्स बॉडी है, आई मीन वो एडवोकेट की तरफ से उतना आई मीन डिटेल में आपको रिप्लाई शायद नहीं देंगे, बट आपको एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में शब्दों में आपको रिप्लाई मिलता है, इतना मुझे पता है। देन रिगार्डिंग रीडेवलपमेंट बिल्डिंग ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो रीडेवलपमेंट को लेकर के ये आज मुंबई में ज्यादातर सोसाइटियों का रीडेवलपमेंट ही चल रहा है, और एक 20 साल 25 साल रीडेवलपमेंट का ये काम काज ज्यादा चलने वाला है। तो आई मीन जायज है कि हर एक सोसाइटी और मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ एक इश्यूज या डिस्प्यूट, एक वाद विवाद खड़ा होना एक कॉमन है, राइट। तो अभी रीडेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग वेकेंट स्पेसेस शैल बी डन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन, वेरियस सर्कुलर्स वगैरह दिया जाता है। शायद महाराष्ट्र सरकार जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई एक कायदा ही बनेगा रीडेवलपमेंट को लेकर के, एक स्पेशल एक्ट भी बन सकता है। अच्छा, शायद तो अगर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट चल रहा है और करोड़ों रुपयों का प्रॉपर्टी जो है कि बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी का 10 साल से 12 साल से बिल्डिंग बना नहीं है, लोग बाहर रह रहे हैं, अपना पैसे से कोई घर का रेंट भर के बाहर रह रहा है और बिल्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है प्रोजेक्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सब कामकाज एक सर्कुलर के बेसिस के ऊपर नहीं चलेगा। मैंने एक आधा केस हैंडल किया था हाई कोर्ट में, तो उसी समय पर मुझे पता चला कि ये राज्य सरकार को एक कानून बनाना चाहिए अपना, जो आई मीन जनता को सेफगार्ड करने के लिए। रीडेवलपमेंट तो चलते रहेगा, राइट। तो एक कायदा होना चाहिए जहां पर जनता के हित में होना चाहिए। इस प्रकार का मुझे कहीं ना कहीं एक आई मीन मेरा एक ध्यान में आ गया, और वो शायद जल्दी ही वो इम्प्लीमेंट ऐसा सरकार बनाएगी, होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड ये प्रकार का मुद्दा जो है, आप कोऑपरेटिव कोर्ट में नहीं जाएगा, ये मैटर सीधा आपका हाई कोर्ट में जाएगा। किसी भी प्रकार का बिल्डर को अपॉइंटमेंट किया हुआ हो, या अगर समझो उसमें बिल्डर के साथ कोई भी अगर समझो रीडेवलपमेंट का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद कामकाज जो जिस प्रकार से चल रहा है, जो आज रेरा है, बहुत लोगों को लगता है रेरा अथॉरिटी है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स रेरा के पास जा सकते हैं, तो वो गलत समझदारी है, समझदारी है, ये मैं बोलूंगा। बट उनको जो है हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। किसी बिल्डर को अगर समझो टर्मिनेशन करना है, अगर टर्मिनेशन ऑर्डर लेना है, उनके पास आर्बिट्रेशन का क्लॉज है तो आर्बिट्रेशन के अंदर जा सकते हैं, नहीं है तो आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। सूट फाइल करके आप जल्द से जल्द इसके बारे में और इस प्रकार का मैटर को जल्द से जल्द सुनवाई करके 1 से 1.5 साल के अंदर, यहाँ पर सालों साल नहीं लगते हैं, बट रीजनेबल टाइम के अंदर ऑर्डर पास हो जाता है। सो दीज आर ऑल दी प्रोविजन, जहां पर एक मेंबर को, एक हाउसिंग सोसाइटी को डिस्प्यूट है, तो वेरियस अथॉरिटी के पास किस प्रकार से आप एप्लीकेशन कर सकते हो और वहां से रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेरा आज का जो मुद्दा मुझे दिया था उसके ऊपर मेरा जो आई मीन व्यू मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच नरेश सर। देखा गया कि जैसे ये आपने बताया कि ये पूरा जो है मॉडल बायला के हिसाब से पूरा सिस्टम हाउसिंग सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का और मेंबर्स का राइट्स इसमें निहित है, और इस पर वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंतर्गत देखिए एक बायलॉज ही नहीं है। हाँ, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पहला आएगा, जो गवर्निंग लॉज, पहला कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल आएगा, उसके बाद बहुत सारे अधिकारी है, आई मीन कमिश्नर है, या अगर समझो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, वहां से बहुत सारे सर्कुलर इशू होते हैं, रेजोल्यूशन आते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए गवर्निंग बॉडी। उसके बाद आता है जनरल बॉडी रेजोल्यूशन है, कमिटी का रेजोल्यूशन है, एंड बायलॉज। अच्छा, तो ये इतना ही है, नहीं है सिर्फ बायलॉज ही नहीं है, गवर्निंग लॉज बहुत है हाउसिंग सोसाइटी के लिए। देश का जो कानून है उसके कायदे के चौकट में होकर काम करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है, मेरा ये पूछना है लोगों के भी आप पे कि जब
बिल्डर हैंडओवर करता है, पीडब्ल्यूसी देता है सर, तो पीडब्ल्यूसी हो या मैनेजिंग कमेटी चुनी जाती है 5 साल के लिए, उस वक्त कब कमेटी को एडॉप्ट करना चाहिए, बायला एडॉप्ट करके ही आगे प्रोसेस करना चाहिए, बिना एजीएम में या एसजीएम में बिना एडॉप्ट करके नहीं कर सकती, बायला एडॉप्ट करना ही पड़ेगा उसको एज पर। नहीं देखिए, बाय लॉ एडॉप्ट करना चाहिए, देखिए वो एक अलग मुद्दा है, राइट। अगर आपका जो बायलॉज है, कोऑपरेटिव कमिश्नर एवरी टाइम, मतलब जब जब नया रूल्स या अगर समझो कायदे में बदलाव हो गया कुछ, या अगर समझो नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया, हाई कोर्ट में पास हो गया, उसके बेसिस के ऊपर हर 5 साल में, 2 साल में, या 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में एक नया बायलॉज को जो नोटिफाई किया जाता है, एंड जो बायलॉज आपका जो बायलॉज जो है उसके मुताबिक होना चाहिए। एंड नॉर्मली बायलॉज लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर रहता है या कायदे के ऊपर रहता है। आप 1970s का बायलॉज लेकर के आप नहीं चला सकते हो, आपको डायरेक्शन मिल सकता है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास अधिकार है 12 या सेक्शन 12 या 13 के अंतर्गत आपका जो बायलॉज है वो कंसिस्टेंट नहीं है, आई मीन जो नोटिफाई किया हुआ बायलॉज के मुताबिक नहीं है, तो आपको डायरेक्शन मिल सकता है कि आपको बायलॉज चेंज करना चाहिए करके। ये एक अलग मुद्दा हो गया, राइट। आपका प्रश्न क्या था, आप वापस एक बार रिपीट कीजिए। जब पीडब्ल्यूसी बनती है, पीएमसी, पीडब्ल्यूसी प्रोविजन वर्किंग कमेटी, जब बिल्डर हैंडओवर करता है पीडब्ल्यूसी को, पीडब्ल्यूसी को बुलाता है, 1 साल के लिए उसका कार्यकाल रहता है। पीडब्ल्यूसी के बाद जो मैनेजिंग कमेटी रहती है, मैनेजिंग कमेटी 5 साल की रहती है, तो उस वक्त कब एडॉप्ट किया जाता है, पीडब्ल्यूसी के द्वारा या फिर एमसी मैनेजिंग कमेटी के द्वारा बायला अडॉप्ट कभी किया जाता है? बायलॉ जो आपका क्योंकि वो नई कमेटी बॉडी बनती है, हाँ, बायलॉज जो है आपका फर्स्ट जनरल बॉडी बनती है, जो जब भी आपका फॉर्मेशन हो गया सोसाइटी का, और जब भी आपका फॉर्मेशन होने के बाद उसका 90 दिन के अंदर आपको जो चीफ प्रमोटर है वो जनरल बॉडी कन्वीन करना चाहिए फ्लैट परचेजर का, और जो उसके पास जितना डॉक्यूमेंट है वो प्रोविजनल कमेटी जो बन रही है उनको हैंडओवर करना चाहिए। तो वो 90 दिन के अंदर उनको कन्वीन करना चाहिए मीटिंग, और वो 90 दिन के अंदर कन्वीन किया, वो जो एक 90 दिन का जो आई मीन जो फर्स्ट जनरल बॉडी बनती है उसका एक आधा मुद्दा है ये, कौन सा, बायलॉ एडॉप्शन करने का और कन्वीनियंस लेने का भी, ये 2 मुद्दा। तो आपका जो एडॉप्शन ऑफ बायलॉज उसी दिन होगा स्टार्टिंग में होगा, यस उसी दिन होगा। पहले चीफ प्रमोटर को आपको देना पड़ेगा, एंड फर्स्ट टाइम बायलॉज एडॉप्शन करोगे उस प्रकार से होगा। फर्दर अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है, नया बायलॉज अमेंडमेंट करना है, तो आपका 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, जो मेंबर्स है उसका 2/3 मेजोरिटी होगा, और वहां पर आप रेजोल्यूशन पास करोगे। या अगर समझो आप रिडेवलपमेंट करना चाहते हो तो वहां पर भी आपका 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। ये 2 मुद्दे हैं, आप एनी अदर मैटर के अंदर चर्चा नहीं कर सकते हो जनरल बॉडी में, बाकी का मुद्दा आप चर्चा कर सकते हो, बिल्कुल, मोर और लेस। यस बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा ही अच्छा टॉपिक बताया कि जो मेंबर्स है, साधारण मेंबर, उनके भी राइट्स है, बड़े इंपॉर्टेंट राइट्स है, जैसे बताया अलग अलग ऑप्शन है कि डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जा सकता है, कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते, पुलिस के पास कौन सी कंप्लेन लेके जा सकते, आपके बीएमसी में कौन सी कंप्लेन लेके जा सकते। तो ये अलग अलग चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, फेडरेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल बताया इन्होंने, रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, तो पूरी गीता जी मतलब पूरा ज्ञान आपने लोगों को बताया। इस ज्ञान का उपयोग आपको लेना। ऑप्शंस वर्ड यूज किया, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपका प्रॉब्लम्स को लेकर के किस अधिकारी के पास जा सकते हैं। बराबर, आपके पास ऑप्शन यही है कि अधिकारी के पास जा सकते हैं। किसके पास? अलग अलग अधिकारी के पास एक हुआ नहीं, ऑप्शन तो वही है कि पहले डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाना, तो वो कंप्लेन चॉइस टाइप की जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव कोर्ट में अलग टाइप की, तो वो वहां पे जाना है। तो ऑप्शन यही है, विकल्प उसी के पास जाना है, उसी के पास जाना है। तो कि मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं 10 अधिकारी के पास नहीं जा सकता, उसी के पास, प्रॉपर अधिकारी के पास, प्रॉपर अधिकारी के पास रेजोल्यूशन। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कुछ इस तरह का, कुछ किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का इस तरह का कुछ इश्यूज हो, लिटिगेशन है, इश्यूज है या सवाल है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर, हम स्कूल में जो नंबर दिखा रहे हैं, महासेवा के महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ पे आकर संपर्क कर सकते हैं, एडवोकेट नरेश भाई सर से बात कर सकते हैं, आपके केस को 1-to-1 एज ए प्रोफेशनल कंसल्टिंग ले सकते हैं। हमारी रमेश प्रभु जी की पूरी टीम है, वो आपको एडवाइस करेगी, कंसल्ट करेगी, और आपको कहीं ना कहीं इस पे जो आपको ऑप्शंस है, वो प्रॉपर ऑप्शंस पे किसके पास जाना है और किसको कैसे एज ए एडवोकेट अपॉइंट करके लेना, वो करवा के लेंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलेंगे। लेकिन आप सभी तमाम दर्शकों, 2025 में हम उतर चुके हैं, 2025 नया साल, और आप सभी को शुभकामना बहुत बहुत। आप खुश रहें, शुभकामना आपको। आप ऐसे ही नॉलेज और ज्ञान
लेते रहे। इस प्रभु से खास बात प्लेटफॉर्म में 210 एपिसोड है, लगभग 5वां ईयर हमारा भी शुरू हो गया है इसमें। 2025 मतलब 2021 से हम शुरू हुए थे और आज 2025, तो हमारा भी 5वां साल में इंटर किए हम लोग। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और यदि महासेवा न्यूज चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में इस वीडियो को डालें ताकि तहलका मचे। तहलका मतलब ज्ञान का लोगों के तहलका, पास सर जानकारी ज्ञान का हो। तहलका मचे कि आप देखो, आप एज ए साधारण मेंबर के भी बहुत नॉलेज है, हो सकता है मैनेजिंग कमेटी नहीं डाले वीडियो, लेकिन आप लोग सब अवेयरनेस एजुकेशन और आप ट्रांसपेरेंसी जाते हैं तो ये वीडियो डाले ज्यादा से ज्यादा, और अवेयर हो, एजुकेट हो। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामना आपको 2025 की। थैंक यू सर, नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।